दर्शकगण, श्रोतागण, भाई और बहनों, मातृशक्ति को नमन। चैनल 24+ न्यूज़ के खास, विशेष, मनमोहक, इंसानियत की शिक्षा देने वाला, स्वस्थ समाज बनाने वाला, स्वस्थ विश्व बनाने वाला और पूरे इस कॉस्मोस को, पर्यावरण को शुद्ध करने के अलग अलग सिद्धांत देने वाला पुनरुत्थान कार्यक्रम में आपका हार्दिक स्वागत है, अभिनंदन है, सत्कार है। पुनरुत्थान कार्यक्रम में प्रतिदिन नए नए विषय परोसे जाते हैं, बासी विषय नहीं दिए जाते हैं। इसीलिए उस प्रतिदिन के नए नए विषय के क्रम में आज का हमारा एक बहुत बड़ा सामाजिक विषय, उस पर आज हम मंथन करेंगे, चर्चा करेंगे, गहन चिंतन करेंगे। आज का हमारा विषय है नारी सशक्तिकरण। दर्शकगण, श्रोतागण, भाई और बहनों, दो शब्द है, एक नारी और दूसरा सशक्तिकरण। हम दोनों का गहराई से विवेचन करेंगे, विश्लेषण करेंगे, फिर दोनों को एक दूसरे से जोड़ेंगे, ब्लेंडिंग करेंगे और फिर उसके बाद में क्या निष्कर्ष आता है वो निष्कर्ष हम आपके सामने रखेंगे। सबसे पहले नारी। नारी हमारी भारतीय संस्कृति के अंदर पूजनीय व्यक्ति होता है, उसको बड़ी आदर की निगाह से देखा जाता है। ये प्रारंभ से मैं हमारे जो रिटन डॉक्यूमेंट्स वेद है, उन वेदों के मैं आपको ले जाना चाहता हूँ। वेदों के अंदर नारी को बहुत ऊंचा स्थान दिया गया था, नारी को पूजनीय माना गया था। इसका कारण ये है कि जो ईश्वर ने स्त्री और पुरुष की बनावट की है, बायोलॉजिकल जो जेंडर का जो बनावट है, उसके अंदर नारी का स्वभाव सॉफ्ट होता है, नारी करुणा की मूर्ति होती है, नारी दयावान होती है, नारी जो है वह कोमल होती है। इसलिए नारी के लिए कहा गया है जननी जन्म भूमिश्च स्वर्गदा गरियसी। जननी और जन्मभूमि स्वर्ग से बढ़कर होती है। संतान को जन्म देने वाली नारी होती है, पुरुष संतान जन्म नहीं दे सकता। इस सृष्टि के अंदर किसी स्त्री पुरुष को लाने वाला, नई संतान को लाने वाला है, वो नारी होती है। ये ईश्वर ने उसको एक बायोलॉजिकल बड़ी प्रतिभा दी है, बायोलॉजिकल जो है उसको एक बहुत बड़ा स्थान दिया गया है। इसी कारण वो आदरणीय है, वंदनीय है, स्तुत्य है। इसीलिए माँ को जो है सबसे ऊंचा दर्जा दिया गया है। माँ की बराबरी देवता भी नहीं कर सकते हैं। माँ बच्चे की प्रथम पाठशाला होती है। माँ शब्द मुंह के अंदर बोला जाता है तो हमारा मुंह भर जाता है। माँ का आशीर्वाद दुनिया के अंदर प्रसिद्ध है। बड़े बड़े महापुरुष हुए हैं, उसमें नारी की बहुत बड़ी भूमिका हुई उनके उत्थान के अंदर। महात्मा गांधी को महात्मा बनाने वाली उसकी माँ जो है पुतली बाई थी। छत्रपति शिवाजी को शिवाजी बनाने वाली उसकी माँ थी। कोई भी महापुरुष है, उसके पीछे स्त्री, माँ, पत्नी, बहन, दादी, नानी अवश्य ही सपोर्टर होती है। उसके कारण वो महान बनता है। इसलिए नारी की हमारे समाज के अंदर, हमारे देश के अंदर, हमारे विश्व के अंदर बहुत बड़ा ऊंचा स्थान है। और नारी ने तो आज जब उनको जो है वो चांस दिया गया, तो उन्होंने सिद्ध करके दिखा दिया कि इस विश्व का कोई भी क्षेत्र हो, शिक्षा का, चिकित्सा का, अंतरिक्ष का, न्याय का, पुलिस का, सेना का, ऐसा कोई क्षेत्र नहीं है जो जहाँ पर कि नारी जो है सफलता प्राप्त नहीं कर सकती। यानी सफलता की जहाँ बात कहते हैं तो नारी पुरुष से किसी भी रूप के अंदर कम नहीं है। हमारी भारतीय संस्कृति पुरुष प्रधान है और वो पुरुष प्रधान रहनी भी चाहिए, क्योंकि पुरुष जो होता है वह अनुशासन कर सकता है, वह घर का अच्छा संचालन कर सकता है। पुरुष को जिस तरीके से स्त्री को करुणा का भगवान ने दिया गया है, तो पुरुष को कठोरता दी गई है। पुरुष जो है
वो शूरवीर हो सकता है, पुरुष घर के अंदर अपने बच्चों के ऊपर अच्छा कंट्रोल कर सकता है, देश के अंदर, समाज के अंदर, और अर्थव्यवस्था को बड़ी अच्छी तरीके से चला सकता है। यानी घर गृहस्थी के अंदर जो हमारा आर्थिक पक्ष है, जो हमारे समाज का पक्ष है, वह पुरुष बहुत अच्छी तरह से संचालन कर सकता है। और जो स्त्री और पुरुष है, ये गृहस्थ रूपी जो गाड़ी है, वाहन है, उसके दोनों पहिए हैं। दो पहिए के बिना कोई भी वाहन नहीं चलता है, दो पहिए का होना जरूरी, एक पहिए से वाहन नहीं चलता है। और ऐसा भी कहा जाता है ताली बजानी होती है तो दोनों हाथों से ताली बजती है। स्त्री पुरुष के बिना ये सृष्टि नहीं चलती। इस सृष्टि को चलाने के लिए स्त्री पुरुष दोनों का होना आवश्यक है, उसके बिना सृष्टि अधूरी है। स्त्री और पुरुष एक दूसरे के पूरक है, इसलिए दोनों को एक दूसरे के इक्वली सम्मान देना चाहिए। शादी की बात करें तो शादी क्या है? सबसे पहले शादी की हम बात करें तो पहला उसका गुण है सम्मान, अंडरस्टैंडिंग, एक दूसरे को जानना, एक दूसरे के विचारों का जो है वो तालमेल होना, एक दूसरे को अंडरस्टैंडिंग, सम्मान दिया जाना, एक दूसरे को समझ देना। और दूसरा शादी का जो अर्थ होता है कि एक दूसरे जो है वो अपना कार्य जो है संचालन है वो बराबर सुदृढ़ से करे। तो इस तरीके से शादी जो है उसका महत्व इतना है कि दोनों बराबर मिलकर के और गृहस्थी की गाड़ी को चलाए। तो मैं नारी की बात कह रहा था कि नारी बहुत, और नारी के लिए तो यहाँ तक हमारे संस्कृति में कहा गया है कि तत्र नारी पूज्यन्ते यत्र देवता रमन्ते। जहाँ पे नारी की पूजा होती है वहाँ देवता निवास करते हैं। नारी को हम तीन रूप के अंदर दे सकते हैं। पहला नारी लक्ष्मी का रूप है। लक्ष्मी को श्री कहा जाता है। श्री दो तरह की होती है, भौतिक समृद्धि और एक आध्यात्मिक समृद्धि। यानी भौतिक समृद्धि की जो हमारी जो देवी है वो है लक्ष्मी, और वो लक्ष्मी जो है आध्यात्मिक समृद्धि भी देती है। और दूसरी ज्ञान की देवी सरस्वती होती है। और तीसरी जो है दुर्गा होती है। जहाँ कहीं भी असामाजिक तत्व, राक्षस तत्व होते हैं उसका नरसंहार भी दुर्गा करती है। दुर्गा बहुत पूजनीय है, मतलब वही नारी ज्ञान की मूर्ति भी है और लक्ष्मी भी है, लेकिन समय आने पर वो इतनी कठोर हो सकती है कि वो दुर्गा का रूप भी धारण कर सकती है। इसीलिए नारी जो है हमारे समाज के अंदर पुरुष से जो है किसी तरीके से कम नहीं है। अब बात आती है सशक्तिकरण की। हमारे पुराने समय में एक ऐसा समय आया था जब नारी को व्यक्ति के पैर की जूती समझा जाता था, दासी के रूप के अंदर समझा जाता था, और उसके रूप में ही, उसकी दासी के रूप में ही उसकी वजह रखेल रखी जाती थी। और पहले एक पुरुष राजा महाराजा सैकड़ों सैकड़ों हजारों हजारों रानियां रख सकता था। यानी नारी को एक भोग विलास की वस्तु ही समझा गया था। और अगर हम जो है जैन धर्म को यहाँ कोट करें तो चतुर्याम धर्म था और एक 5 महाव्रत का धर्म था, अहिंसा, सत्य, अचौर्य, ब्रह्मचर्य। ये जो ब्रह्मचर्य को अपरिग्रह, चतुर्याम धर्म में अपरिग्रह था, ब्रह्मचर्य नहीं था। यानी पुरुष को, स्त्री को जो एक परिग्रह माना गया था कि इस संसार के अंदर जितना परिग्रह वो स्त्री के कारण होता है, शादी करने के बाद परिग्रह बनता है, नहीं, वो भोग की वस्तु मानी जाती थी। लेकिन बाद के अंदर ब्रह्मचर्य को जब अलग किया गया तो 5 महाव्रत बने। वो 5 महाव्रत कहलाए अहिंसा, सत्य, अचौर्य, ब्रह्मचर्य और अपरिग्रह। इस तरीके से नारी को भोग की वस्तु माना जाता था और नारी को चूल्हे चौकी तक रखा जाता था। इसको मारवाड़ी के अंदर लुगाई बोला जाता था, यानी लुका के रखनी थी। बड़ा बड़ा पर्दा रखा जाता था और उसके ऊपर जो है वो अपना मुंह भी नहीं खोल सकती थी, पर्दे में रहना पड़ता था। पर्दा प्रथा थी
इस पर्दा प्रथा को हमारे राजा माँ राम मोहन राय और बड़े बड़े जो धर्म सुधारक हुए हैं, इस पर्दा प्रथा को हटाया। और हमारे समाज के अंदर बहुत सी कुरीतियाँ थी। पहले सती प्रथा थी कि स्त्री को जो है अपने पति के साथ सौभाग्यवती होने के लिए, जब पति गुजर जाता था तो स्त्री भी वो सती के रूप के अंदर वो जब जलाया जाता था उस डेड बॉडी को पुरुष की, तो स्त्री भी वो सती हो जाया करती थी। ये कुरीतियाँ थी। उस कुरीतियों का जो समय था, लेकिन अब समय बदल गया है। अब नारी का सशक्तिकरण होना चाहिए। सशक्तिकरण का मतलब है नारी को सशक्त बनाना है, नारी को एबल बनाना है, नारी को पावरफुल बनाना है, और ये समय की मांग है। और उसके लिए आज हमारा जो राजनीतिक सिस्टम है उसने भी बहुत से प्रदेशों के अंदर नारी को 50% रिजर्वेशन दे दिया गया है। चाहे जो है पंचायतों के चुनाव के अंदर हो, चाहे विधानसभा के अंदर हो, जैसे कि बिहार है वगैरह है, 50% रिजर्वेशन जो है वो नारी को दिया गया। होना भी चाहिए, क्योंकि हमारी सृष्टि स्त्री और पुरुष से बनी हुई है, तो बराबर का दर्जा दिया जाना चाहिए, उसके अंदर कोई बुराई नहीं है। तो वो नारी को सशक्तिकरण करने की आवश्यकता है। और वही आज का विषय है कि घरों के अंदर जो हिंसा की जाती है उसको हिंसा को रोका जाना चाहिए। आज भी बहुत से रूरल एरिया के अंदर जहाँ शिक्षा की कमी है वहाँ पर नारी को पीटा जाता है, नारी को मात्र भोग की वस्तु माना जाता है, उनको बच्चियों को पढ़ाया नहीं जाता है और उनको घर तक ही सीमित रखा जाता है। और घर का बहुत से ऐसे, जैसे हरियाणा प्रदेश है, आदिवासी समाज है, वो पूरा सारा कार्य नारियां करती है, और जो पुरुष बैठा बैठा हुक्म चलाता है, केवल हुक्का पीता है और नारी के ऊपर अत्याचार करता है, उसको हंटर मारता है, उसको पीटता है और उसकी कमाई से शराब पीता है, हुक्का पीता है। तो इसीलिए ऐसी जहाँ जहाँ पर अवस्था है उसको रोका जाना चाहिए। दर्शकगण, श्रोतागण, भाई और बहनों, काफ़ी समय से हम ज्ञान चिंतन कर रहे थे। अब थोड़े समय का ब्रेक ले रहे हैं। ब्रेक के बाद पुनः हाजिर हूँ। हमने थोड़े समय का ब्रेक लिया, अब तरोताजगी महसूस कर रहे हैं। पुनः हमारा निर्धारित विषय है, उसके ऊपर हम जो गहन चर्चा पुनः प्रारंभ कर रहे हैं। और जो घरेलू हिंसा बहुत ज़्यादा हो रही है, दहेज प्रथा को देखिए कि दहेज प्रथा के अंदर कोई भी नारी अपने पियर से जो है दहेज लेकर के नहीं आती है तो उसके ससुराल वाले उसको जला देते हैं, उसको मार देते हैं, उस पर ताने कसे जाते हैं। इस प्रथा को हमें रोकना चाहिए। भ्रूण हत्या है आजकल बहुत बड़ा विषय बन गया है और बहुत ज़्यादा हो रही है। इस भ्रूण हत्या को रोकना चाहिए। और सबसे जो कहना चाहिए कि घृणित कार्य वो रेप का कार्य है। हमारी बहन बेटियों को, जवान बेटियों को, वो भी पुरुष से कहाँ कम है, लिंग का डिफरेंस है, वो किसी कार्य के अंदर कम कहाँ है, वो तो मनुष्य से ज़्यादा है। अगर आज मेरे को कोई कहे कि आप स्त्री पुरुष का जो है वो दोनों को उसका मूल्यांकन कीजिए, तो मैं तो नारी को 60-70% मार्क्स दूंगा और पुरुष को जो है वो 30-40% मार्क्स दूंगा, क्योंकि सारा कार्य नारियां कर रही है। बच्चे को जन्म देना, एक पुरुष जो है वो बच्चे को जन्म नहीं दे सकता। और दूसरा, एक माँ जो है वो 10-10 बेटों को पालती। हम भी 10 भाई बहन थे और एक पिता 1 या 2 बेटे, एक बेटे को भी नहीं पाल सकता, क्योंकि माता करुणा की मूर्ति होती है, उसका एक स्नेह होता है, वो एडजस्ट कर देती है, वो बच्चे की जो शैतानी है उसको एडजस्ट कर देती है, उसको जो है उस पर तिल मिलाती नहीं है और पिता तिल मिला जाता है, क्योंकि वो कठोर प्रकृति का होता है। और देखिए सारा घर नारी
पर कितना बर्डन है घर का। देखिए आप शुरू से देखिए, नारी को 5 बजे उठना पड़ता है, अपने बच्चों को तैयार करके स्कूल भेजना पड़ता है, उसकी नज़र रहती है कि वैन आने वाली है, वैन आने वाली है। 7 बजे 6:30 बजे जो है सर्दी का समय है, कड़कड़ाती ठंड है, लेकिन उस बच्चे को बार बार उठा करके और उसको तैयार करती है, उसके लिए नाश्ता बनाती है, उसको कपड़े पहनाती है और उसको स्कूल वैन के अंदर बिठा देती है, जब जाके उसको संतोष होता है। उसके अलावा वो तैयार होकर के खुद जो है वो नौकरी करने के लिए जाती है, टीचर के जाती है, जो भी उसका 10 to 5 का वर्क होता है, 9 साढ़े 9 बजे सब सारा नाश्ता वगैरह पूरे गृहस्थी के लिए करके और फिर वो जाती है और वहाँ पे कठिन परिश्रम करके समय पर घर आती है, फिर खाना बनाती है। और घर के बर्तन हैं, बासन हैं, कपड़े हैं, लत्ते हैं और घर का सामान लाना, सारी गृहस्थी का कार्य वो करती है। और मात्र जो आज पुरुष है सिवाय एक हुक्म चलाता है, कमाती वो भी है और पुरुष भी कमाता है। क्या बड़ी बात है कमाने की, लेकिन उसको कितना कितना कार्य उसको करना पड़ता है, तो उसकी आप तुलना कीजिए। और इतना होने के बाद भी नारी को हीन भाव से देखा जाता है, ये समाज के अंदर बुराई है। आज का विषय नारी सशक्तिकरण के माध्यम से मैं कहना चाहूँगा कि नारी जो है, जो जिसके अंदर वो लक्ष्मी है, वो सरस्वती है और वह दुर्गा है, उस महान आत्मा को पूजा जाना चाहिए और घर में उसको उच्च स्थान दिया जाना चाहिए और उसका हर तरह का सहयोग करना चाहिए। बल्कि हमें पुरुषों को जो ये एहसान मानना चाहिए कि आप कितना कितना कष्ट उठा करके घर गृहस्थी को संभाल रहे हैं, हर कार्य में छोटे बड़े कार्य के अंदर उसको सहयोग दिया जाना चाहिए और उसको प्रताड़ना नहीं दी जानी चाहिए, उसका सम्मान किया जाना चाहिए, नारी को आदर के भाव से देखा जाना चाहिए। ये तो होगी घर गृहस्थी की बात। अब मैं राजनीतिक स्तर पर आऊं, हालांकि सरकार अब बहुत सचेत हो गई है क्योंकि उनकी परफॉर्मेंस देखी गई है। आज नारी की परफॉर्मेंस अब सामने आई है तो एक्सीलेंट है। आज लड़कियां बहुत ज़्यादा कम उम्र के अंदर पढ़ लेती है। आज समाज के अंदर बड़ी विडंबना है कि लड़की तो ग्रेजुएट, पोस्ट ग्रेजुएट, डॉक्टरेट बहुत जल्दी हो जाती है और लड़के शैतान होते हैं, बदमाशी करते रहते हैं, वो बहुत कम पढ़ते, मतलब बेमेल जोड़े हो गए हैं। लड़के आजकल पढ़े लिखे नहीं मिलते हैं, लड़की बहुत पढ़ लेती, डॉक्टर हो गई है, उसके लिए डॉक्टर को ढूंढना एक भारी कार्य होता है। बहुत कम मेल के अंदर डॉक्टर मिलते हैं, लड़कियां तादाद में डॉक्टर, सीए, इंजीनियर जो है जुडिशरी के अंदर सब मिल जाती है। तो इस तरीके से नारी का जो परफॉर्मेंस अच्छी आने के कारण के अंदर वैसे नारी स्वयं सक्षम हो गई है, लेकिन उसकी मेरिट को देखती है, उसकी परफॉर्मेंस को देखते हुए पुरुष वर्ग का ये कर्तव्य बनता है कि अब उसे ईर्ष्या नहीं रखनी है, बल्कि उससे हमको सीखना है, नारी से हमको लेसन लेना है कि ईश्वर ने नारी को कैसा अच्छा बनाया कि सब कुछ करने के बावजूद भी वो मुस्कुराती रहती है। हर कष्ट के अंदर माता पिता की सेवा की बात करो तो नारी सबसे पहले भागती है। अपने माता पिता को कोई कष्ट है, बीमार है, तो वह सारी तरह की कठिनाइयां का देख करके माता पिता के पास के अंदर चली जाती है। और नारी का आप देखिए कि पियर पक्ष की कोई निंदा की बात कोई करता है, पति करता है, ससुर करता है, सास करता है या कोई भी परिवार का सदस्य करता, तो किसी सूरत के अंदर वो टॉलरेट नहीं करती और उसका जम करके जवाब देती है। क्यों? स्वाभिमान है उसका, अपने पेरेंट्स के प्रति कितना डेडिकेशन है, कितना डिवोशन है, पेरेंट्स को कितना बड़ा मानती है। नारी के अंदर बहुत गुण हैं। और आजकल प्राय ये देखा जाता है कि लड़का तो जो है वो बहुएं और लड़के तो अपना घर बसा के चले जाते हैं। बहुत सी लड़कियां माता पिता को अपने घर पे रखती है और बुढ़ापे के अंदर उसकी सेवा करती है, समय समय पर भाग करके वो पियर जाती है और लड़के उसकी कोई केयर नहीं करते, बहुएं कोई केयर नहीं करते। मैं किसी की निंदा नहीं कर रहा हूँ, मैं तो नारी के सशक्तिकरण के फेवर की बात कर रहा हूँ कि नारी का सशक्तिकरण जो है हर स्टेज पर किया जाना चाहिए। राजनीतिक स्तर पर होना चाहिए, समाज के स्तर पर होना चाहिए, घर के स्तर पर होना चाहिए। और जो नारी को, और खास करके जो हमारा रूरल एरिया है, भारतवर्ष कृषि प्रधान देश है और 80% पॉपुलेशन भारत की जो है वो गांवों के अंदर रहती है और गांव ही भारत के हृदय माने जाते हैं। अभी तक गांवों के अंदर
पुराना सिस्टम चल रहा है। आज ग्लोबलाइजेशन, प्राइवेटाइजेशन, लिबरलाइजेशन का जो असर है शहरों में देखने को मिलता है। अब लड़कियां खुद विजिलेंट हो जाती है, जब कोई लड़के छेड़छाड़ करते हैं तो अपना वो चप्पल तैयार रखती है, वो स्वाभिमानी है। एक लड़की जो है वो कई लड़कों को खुद को मार दे देती है। ये शिक्षा का प्रभाव आया है। लेकिन गांवों के अंदर अभी भी लड़कियों के अंदर शाइनेस है, और वो बेचारी पढ़ी लिखी न होने के कारण, अपने अधिकार को नहीं समझने के कारण, इस समाज के अंदर क्या हो रहा है उसकी आधुनिकता को नहीं समझने के कारण वो दबी दबी रहती है, वो हीन भावना के अंदर रहती है। और आज भी गांवों के अंदर जो है स्त्री गुलामी के रूप में, पुरुषों की गुलामी के ऊपर रहती है। तो खास करके नारी सशक्तिकरण का कार्य जो है हमें गांवों तक ले जाना है। गांवों में जाकर के हम पंचायतों के माध्यम से रिमोट एरिया के अंदर, आदिवासी एरिया में आदिवासी एरिया की खास तौर से स्थिति आप देखिए कि स्त्री वहाँ पर बहुत ज़्यादा कार्य करती है, और वहाँ पर स्त्रियों की बहुत दुर्दशा की जाती है। मारा जाता है, पीटा जाता है, उसकी कमाई को कोसा जाता है, उसके बाद भी बेचारी मार खाती है, खाने को 2 जून की रोटी भी नहीं मिलती है। वहाँ भी हमें ये नारी सशक्तिकरण का कार्य किया जाना चाहिए। और आज समय बदल गया है कि नारी सशक्तिकरण के लिए प्रिंट मीडिया के माध्यम से, टीवी के माध्यम से, और प्रवचनों के माध्यम से, और पुस्तकों के माध्यम से नारी सशक्तिकरण के ऊपर बहुत कार्य किया जाना चाहिए, क्योंकि अभी भारत में इसकी बहुत बड़ी आवश्यकता है। भारत में कहने को तो हम कहते हैं कि हमने शिक्षा ग्रहण कर ली, लेकिन रिमोट एरिया जहाँ पर बहुत ज़्यादा पॉपुलेशन है, अभी वहाँ पर साक्षरता की पढ़ाई की जो है वो लेवल बहुत ही कम है। तो इसलिए वहाँ पे कार्य किया जाना चाहिए। भाई और बहनों, दर्शकगण, श्रोतागण, मैं ये बताना चाहूँगा कि नारी सशक्तिकरण के विषय जो मैं इतनी देर से बात कर रहा हूँ, उस विषय का इतना प्रतिपादन करने से समाज के अंदर क्या इफेक्ट आएगा। समाज में बहुत बड़ा परिवर्तन आएगा जब पुरुष वर्ग को ये मालूम पड़ेगा कि इस गृहस्थी को चलाने के लिए दोनों पहियों की आवश्यकता होती है, और दोनों समान रूप से है। सर्वोदय की बात की जाना चाहिए कि नारी का भी उदय होना चाहिए, पुरुष का भी उदय, यानी जो ईश्वर ने जेंडर डिफरेंस बनाया है, जो बायोलॉजिकल स्ट्रक्चर है, वो तो छोड़ दीजिए, वो किसी के हाथ की बात नहीं है। लेकिन उसमें भी बात करें तो वह बायोलॉजिकल स्ट्रक्चर स्त्री के फेवर में ज्यादा जाता है, क्योंकि जन्म मां ही दे सकती है, पुरुष जन्म नहीं दे सकता। उस दृष्टि से भी जो है हम कितने ही पुरुष प्रधान संस्कृति के बन जाएं, लेकिन नारी का स्थान जो है पुरुष कभी भी नहीं ले सकता। इसीलिए भाई और बहनों, दर्शकगण, श्रोतागण, आज के विषय से सब पुरुष समाज से मैं निवेदन करना चाहूँगा कि आपकी चाहे बेटी हो, चाहे आपकी बहन हो, चाहे कोई भी समाज की स्त्री हो, उसको आदर की निगाह से देखना चाहिए। लेडीज फर्स्ट का दर्जा दिया जाना चाहिए। नारी कहीं पर भी खड़ी है, चाहे बस के अंदर है, चाहे जो है वो रेलवे प्लेटफॉर्म के ऊपर है, चाहे बैंक में हो, तो हमें सहज ही उसको प्राथमिकता दी जानी चाहिए, ताकि वो अपना कार्य करके और जल्दी से जो है वो घर चली जाए। यानी उसको प्राथमिकता दी जानी चाहिए। ये प्राथमिकता देने का अर्थ होता है कि ये उसके मन में आदर की भावना पैदा होती है, तो वो पुरुषों के प्रति बहुत ज़्यादा डेडिकेटेड, डिवोटेड होती है कि हमारे देश के भाई कैसे हैं कि जो हमारा इतना आदर करते हैं। और भाई और बहनों, दर्शकगण, श्रोतागण, मैं अगर रक्षाबंधन की बात करूं तो जो भाई और बहन का पवित्र बंधन है, रक्षाबंधन, विश्व के किसी भी देश के अंदर इतनी पवित्रता का बंधन आपको नहीं मिलेगा। रक्षाबंधन के दिन जो है वो बहन भाई की राखी बांधती है, और भाई ये वचन लेता है, भाई ये प्रण लेता है कि बहन मैं तुम्हारी ता जिंदगी जो है रक्षा करूंगा। तेरे जब कोई भी तरह की कष्ट आएगी आर्थिक रूप से, सुरक्षा की दृष्टि से, तो भाई तुम्हारा हाजिर रहेगा। इसलिए भाई बहन का इतना सुंदर पवित्र रिश्ता हमारी भारतीय संस्कृति के अंदर बेजोड़ है, और भाई बहन के सुंदर रिश्ते के कारण जो है हमारा भारत धर्म गुरु देश बना। इसलिए भाइयों और बहनों बोला जाता है, जो है लेडीज फर्स्ट बोला जाता है, क्योंकि हम नारी की पूजा करना जानते हैं, नारी को सम्मान देना चाहते हैं, और ये उसका अधिकार है। हम नारी के ऊपर कोई एहसान नहीं करता। ये नारी सशक्तिकरण विषय आज जो पुनरुत्थान कार्यक्रम ने क्यों चुना गया है कि इसके ऊपर
खूब डिबेटिंग की जाए, खूब चर्चा की जाए कि नारी को हमें सशक्तिकरण क्यों नहीं किया जाना चाहिए, 50% उसको दर्जा क्यों नहीं दिया जाना चाहिए क्योंकि अभी ये दिया नहीं गया है, उनका हक है, ये हक दिलाया जाना चाहिए। उनके ऊपर कोई तरह का एहसान नहीं है। बहुत सी हमारी राज्य सरकारों ने और हमारी भारत सरकार इसके बाद में अभी भी बहुत ही कम नारियां जो है राजनीति के अंदर जाती है, लेकिन अब प्रयास जारी हो रहा है। दर्शकगण, श्रोतागण, भाई और बहनों, आपका बहुत बहुत धन्यवाद, साधुवाद। आप पुनरुत्थान कार्यक्रम को वो सफल बना रहे हो, क्योंकि आप पुनरुत्थान कार्यक्रम की आप आत्मा हो, इसको देख रहे हो, इस पर विश्लेषण कर रहे हो, इस पर अपनी टिप्पणी कर रहे हो, तभी आज टॉक ऑफ द टाउन बना हुआ है। पुनरुत्थान कार्यक्रम का उद्देश्य जगत कल्याण, सर्वे भवन्तु सुखिनः सर्वे भवन्तु निरामया। जगत के 7 अरब की जनसंख्या का भला हो, आनंदमय हो, सुखमय हो और सुख के साथ में शांतिपूर्ण से अस्तित्व से सभी प्राणी जो है अपना जीवन यापन करे। आपके प्रति मंगल भावना, शुभकामना। आपका खूब खूब अच्छी तरक्की हो, आपका व्यक्तित्व विकास हो, आपके प्रति मंगल भावना।